बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म व हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रोशनास करवाया। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है कानून शहादत ऑर्डर 1984 पर, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कन्फेशन। यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 37 से लेकर आर्टिकल नंबर 43 तक। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी ये दो बातें ज़हन नशीन कर लें तो आपके लिए कन्फेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इजी हो जाएगा। बेसिकली कन्फेशन की बेयर एक्ट में कोई डेफिनेशन नहीं दी गई, लेकिन जेम्स एफ स्टीफन ने जो कन्फेशन की डेफिनेशन की है वो मैं आपको समझा रहा हूं। वो कहता है कन्फेशन इज एन एडमिशन। कन्फेशन एक एडमिशन होता है मेड एट एनी टाइम, जो कि किसी भी टाइम हो सकता है, बाय अ पर्सन, उस बंदे से, चार्ज्ड विद क्राइम, जो जिसने कोई जुर्म किया हो, स्टेटिंग और सजेस्टिंग द इन्फ्रेंस दैट ही कमिटेड दैट क्राइम, कि वो बंदा खुद कहे कि मैंने ये क्राइम सरजद किया है। अब आते हैं इसके और पॉइंट्स पर। वो कहता है फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड, कुछ पॉइंट्स कंसीडर किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशन, कि कुछ जो पॉइंट्स हैं वो कंसीडर किए जाएंगे किस टाइम पर, जब कन्फेशन की एडमिसिबिलिटी को क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। तो आ जाते हैं नंबर 1। वो कहता है कन्फेशन मस्ट बी इन क्लियर एंड डेफिनेट टर्म। जो कन्फेशन है वो क्लियर होनी चाहिए और डेफिनेट, मुकम्मल होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि स्टेटमेंट किसी बंदे ने दी है कि भाई मैंने मर्डर किया है, फिर घंटे के बाद वो फिर स्टेटमेंट दे दे कि मैंने मर्डर नहीं किया। तो इस तरह की स्टेटमेंट कन्फेशन में नहीं चलेगी, बल्कि कन्फेशन में डेफिनेट स्टेटमेंट होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट वो कहता है एनी कन्फेशन मस्ट बी टेकन एज होल और मस्ट बी रिजेक्टेड एज होल। वो कहता है जो कन्फेशन है, या तो उसको पूरी की पूरी जो कन्फेशन है, सारी स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाए, या सारी की सारी स्टेटमेंट्स कन्फेशन के रिलेटेड जो हों उनको रिजेक्ट किया जाए। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट फैक्ट्स डज नॉट अमाउंट टू कन्फेशन। वो कहता है कि एक्नॉलेजमेंट सबऑर्डिनेट फैक्ट्स की वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा। कैसे? जैसे कि ए कहता है, फॉर एग्जांपल ए कहता है, ए सेज व्हाइल मर्डर ही वाज प्रेजेंट। वो कहता है कि जब मर्डर हुआ तो ए वहां पे प्रेजेंट था, या जिस वेपन से मर्डर हुआ वो ए का वेपन था। तो वो कहता है एक्नॉलेजमेंट जो सबऑर्डिनेट फैक्ट्स की है वो कन्फेशन को अमाउंट नहीं करती। तो अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 37 पर। आर्टिकल नंबर 37 की वर्डिंग कुछ यूं कहती है, वो कहता है कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। वो कहता है कि कन्फेशन जिसमें इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस आ जाए वो कन्फेशन इररेलेवेंट हो जाती है। अब मैं ये 3 टर्म्स हैं। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है किसी बंदे को उकसाना, उसे उकसा कर कोई कन्फेशन या कोई स्टेटमेंट उससे लेना। थ्रेट होता है किसी बंदे को धमकी देना, धमकी देकर गन पॉइंट पे उससे कन्फेशन करवाना या उससे अपनी बात मनवाना। और तीसरा है प्रॉमिस, यानी कि वादा करना उससे कि अगर तुम ये कन्फेशन कर लोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, अगर ये तुम कन्फेशन कर लोगे मैं तुम्हारा फलां काम कर दूंगा। तो आर्टिकल नंबर 37 कहता है कि कन्फेशन जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस में होते हैं वो इररेलेवेंट होते हैं। ठीक है जी। आ जाए जी आर्टिकल नंबर 38 पर। वो कहता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। जो पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन की जाती है उसको पुलिस ऑफिसर कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है कि पुलिस का हमारे माशरे में एक डर होता है, और कोर्ट ये भी
जो है वो बिलीव कर सकती है कि इनको डरा के मार पीट कर जो है इनसे कन्फेशन ली गई है। तो आते हैं वर्डिंग की तरह, वो कहते हैं नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड इन कोर्ट। वो कहता है कोई भी कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर प्रूव करे कोर्ट में वो क्या होगी, अगेंस्ट अक्यूज्ड पर्सन ऑफ एनी ऑफेंस। किसी भी एक्यूज पर्सन के खिलाफ अगर कोई पुलिस ऑफिसर कोई कन्फेशन पास करवाता है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल नहीं होता, रेलिवेंट नहीं होता। आगे आ जाएं जी, आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल नंबर 39 कहता है कि कन्फेशंस मेड बाय एक्यूज्ड वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। वो कहता है कि कन्फेशन जो एक्यूज देता है पुलिस की कस्टडी में वो उसके खिलाफ प्रूव नहीं होंगी। वर्डिंग पे आते हैं, वो कहता है नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन वाइल्स्ट ही इज इन कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर। वो कहता है कोई भी कन्फेशन मेड नहीं होगी किसी भी बंदे की जब वो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में होगा, अनलेस हत्ता के इट बी मेड इन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। वो कहता है कि अगर कोई कन्फेशन पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में हो सकता है तो वो मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में हो सकता है, कि मजिस्ट्रेट उसी टाइम प्रेजेंट हो और वो उस बंदे की वॉलंटरली कन्फेशन अगर लेगा तो उस कन्फेशन को रेलिवेंट माना जाएगा। अदरवाइज पुलिस की कस्टडी में जो कन्फेशन कोई भी एक्यूज पर्सन देगा वो रेलिवेंट नहीं होगा। और मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, मजिस्ट्रेट 164 में अगर कोई वॉलंटरली स्टेटमेंट लेता है किसी एक्यूज पर्सन से तो उसे हम कन्फेशन मान सकते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, वो कहता है इन दिस आर्टिकल मजिस्ट्रेट डज नॉट इंक्लूड द हेड ऑफ विलेज डिस्चार्जिंग मजिस्ट्रियल फंक्शन। वो कहता है इसमें वो मजिस्ट्रेट काउंट नहीं किया जाएगा जो कि जिसे पावर दी गई हैं मजिस्ट्रेट की जो है डिस्चार्जिंग मजिस्ट्रियल फंक्शंस के लिए, तो उनको मजिस्ट्रेट नहीं माना जाएगा अनलेस तब तक जब तक के सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मजिस्ट्रेट को पावर्स ना दे। तो इस आर्टिकल का मतलब यह है कि पुलिस की कस्टडी में जो भी एक्यूज स्टेटमेंट देता है वो कन्फेशन नहीं होती, वो रेलिवेंट नहीं होती। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में वो एक्यूज अपनी कन्फेशन को 164 में रिकॉर्ड करवा दे तो उस कन्फेशन को रेलिवेंट माना जाएगा। आ जाएं जी आर्टिकल नंबर 40 पर। इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल सिखाता हूं, एक एग्जाम्पल समझाता हूं। फर्ज करें जी ए को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और पुलिस ऑफिसर ने जब अरेस्ट किया ए को, वो कहता है कि बताओ तुमने ये मर्डर कैसे किया है, यानी कि वो फैक्ट डिस्कवर करना चाहता है। अब जो पर्सन ए है वो कहता है मैं गया, जो एक्यूज था, जो विक्टिम था, मैं विक्टिम के घर पहुंचा, उसके घर को ताला लगा हुआ था और मैंने अलमारी को तोड़ा, जो विंडो थी तोड़ के अंदर गया, अंदर विक्टिम सोया हुआ था। मैंने उस पर चाकू का वार किया और चाकू के वार से उसको मैंने कत्ल कर दिया। और वो जो वेपन था, नाइफ था, मैंने चाकू से वो चाकू मैंने उनकी किचन के डस्टबिन में फेंक दिया। अब पुलिस ऑफिसर जाता है मौके पर, वो देखता है वाकया ही अलमारी टूटी हुई होती है और वाकया ही जिस तरह वो बताता है कि विक्टिम के गले पर चाकू के निशानात होते हैं और जो चाकू होता है वो उनके किचन में पड़ा हुआ होता है। अब आए इसकी वर्डिंग पे। वो कहता है हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। क्या जो कलेक्ट की गई है इंफॉर्मेशन एक्यूज्ड के जरिए और पुलिस ने उसको डिस्कवर किया है तो वो रेलिवेंट होगी या नहीं होगी। पढ़ते हैं जी। वो कहता है व्हेन एनी फैक्ट इज डिस्पोज टू एज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन एक्यूज। वो कहता है जो भी एक्यूज पर्सन से इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है किसी भी ऑफेंस की इन दी कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में था, सो मच ऑफ
सच इंफॉर्मेशन वेदर इट अमाउंट्स टू कन्फेशन और नॉट, वो कहता है इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कन्फेशन में अमाउंट करती है या नहीं करती। एज रिलेट्स डिस्टिंक्टली, वो कहता है साफ जाहिर होता है, टू द फैक्ट देयर बाय डिस्कवर्ड, कि वो फैक्ट्स डिस्कवर्ड हुए हैं इसलिए उन फैक्ट्स को प्रूव किया जा सकता है। तो वो फैक्ट्स क्या होंगे? जो डिस्कवर फैक्ट्स होंगे वो रेलिवेंट माने जाएंगे कोर्ट ऑफ लॉ में। आगे आ जाए जी आर्टिकल नंबर 41। वो कहता है कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इंप्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस इज रेलिवेंट। वो कहता है जब इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस इनको मुकम्मल तौर पर रिमूव कर दिया जाए तो फिर जो बाद में स्टेटमेंट आएगी क्या वो रेलिवेंट होगी? जी बिल्कुल। जब इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस जो है इसमें दी गई स्टेटमेंट्स जो हैं जब इनको खत्म कर दिया जाएगा तो क्या होगा जी? फिर वो स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी। वर्डिंग की तरफ आते हैं। वो कहता है इफ सच पर्सन confession as is referred to in article 37 is made after the impression caused by any such inducement threat or promise। वो कहता है जो आर्टिकल 37 में inducement threat और promise की वजह से किसी बंदे ने क्या किया था, कोई स्टेटमेंट दी थी, कन्फेशन की थी, वो कहता है इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट बीन फुली रिमूव्ड, और उनको फुली रिमूव अगर कर दिया जाए तो वो तब भी क्या होंगी? रेलिवेंट होंगी। तो आते हैं जी अब आर्टिकल नंबर 42 पर। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात करता है। इसमें मैं आपको सिर्फ 5 जो है इसके इसेंशियल्स बताता हूं। वो कहता है कि कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट, वो कहता है कन्फेशन अदरवाइज अगर रेलिवेंट है, नॉट टू बिकम रेलिवेंट बिकॉज ऑफ द प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी। वो कहता है प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी की वजह से जो कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट थी वो इररेलिवेंट नहीं होगी प्रॉमिस ऑफ सेक्रेसी की वजह से। किस किस चीज की वजह से इररेलिवेंट नहीं होगी? वो कहता है इफ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलिवेंट, वो कहता है अगर कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट है, इट डज नॉट बिकम इररेलिवेंट, वो इररेलिवेंट करार नहीं दी जाएगी मियरली बिकॉज इट वाज मेड अंडर अ प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी। यानी कि अब प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी क्या है? ये है कि मैं अपने दोस्त को, जिगरी यार को मैं अपने बता देता हूं कि भाई देखो मैंने ये ऑफेंस किया है, तो वो कहता है कि प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी की वजह से जो स्टेटमेंट दी गई है वो इररेलिवेंट नहीं होगी बल्कि रेलिवेंट होगी। इसी तरह डिसेप्शन, अगर धोखाधड़ी किसी के साथ की जाए और उससे स्टेटमेंट ली जाए तो वो स्टेटमेंट भी इररेलिवेंट नहीं होगी। फर्ज करें कि कोई कैदी जेल में बैठा हुआ है और पुलिस ऑफिसर अपना हुलिया बदल करके वो जेल में चला जाता है और वो कहता है कि मैंने तो फलां फलां ऑफेंस किए हुए हैं, तो आप किस ऑफेंस में आए हैं? तो वो फिर अक्यूज जो होता है वो बता देता है कि मैं फलाने फलाने ऑफेंस में आया हूं। तो वो कहता है डिसेप्शन के जरिए भी जो स्टेटमेंट ली जाएगी वो इररेलिवेंट नहीं होगी। उसके बाद ड्रंक पर्सन, क्योंकि ड्रंक पर्सन जिसने शराब पी हुई होती है वो अमूमन सच बोलता है, तो उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो भी इररेलिवेंट नहीं होगी। उसके बाद आंसर टू क्वेश्चन विच ही नीड नॉट टू हैव आंसर, उन सवालों के जवाब जिन सवालों के जवाब देने ज़रूरी नहीं थे लेकिन एक्यूज पर्सन ने दे दिए तो वो भी इररेलिवेंट नहीं होंगे बल्कि वो क्या होंगे? रेलिवेंट करार दिए जाएंगे। आगे आ जाएं जी आर्टिकल नंबर 43। आर्टिकल नंबर 43 वो कहता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यानी कि वो कहता है कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स ज्वाइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। वो कहता है एक ही सेम ऑफेंस में अगर मुख्तलिफ 2 या 2 से ज्यादा बंदे इकट्ठे हैं और उनमें से एक बंदा अगर कन्फेशन कर देता है तो क्या उसकी कन्फेशन दूसरों पर भी असरअंदाज होगी? तो वो कहता है, पढ़ते हैं, वो कहता है व्हेन मोर पर्सन देन वन, जब एक से ज्यादा बंदे आर बीन ट्राइड ज्वाइंटली, जब उनको इकट्ठा क्या किया जाए? ट्रायल उनका चल रहा हो फॉर द सेम ऑफेंस, एक ही ऑफेंस के लिए, एंड अ कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन इज प्रूव्ड, और कन्फेशन जो है एक बंदा उनमें से कर देता है और कन्फेशन प्रूव हो जाती है तो बाकियों के साथ क्या होगा? वो कहता है द कोर्ट में
कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो कोर्ट क्या कर सकती है, वो उसकी सवाबदीद है कि उसकी कंसिडरेशन को क्या कर सकती है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस गिन सकती है अगेंस्ट सच अदर पर्सन, दूसरे मुल्जमान के खिलाफ। तो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो कहता है ऑफेंस एज यूज्ड इन दिस आर्टिकल इंक्लूड्स द अबेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस। वो कहता है ऑफेंस जो यूज हुआ है इस आर्टिकल में वो इंक्लूड होगा अबेटमेंट 107 ऑफ पीपीसी और अटेम्प्ट टू कमिट 511 पीपीसी इसमें। तो इसका ये मतन ये है कि हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, यानी कि अगर एक बंदे ने कन्फेशन कर दी है और बाकी बंदे भी उसी ऑफेंस में एक्यूज हैं, तो कोर्ट जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस उनके खिलाफ जो है वो तैयार करके अपनी सवाबदीद से उनको सजा दे सकती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ऐसे ही लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।